तो जेजे के चैप्टर 269 के लीक्स आ गए हैं और भैया यहाँ कोई फाइट वगैरह नहीं है, कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ वो कैरेक्टर्स आपस में गप्पे मार रहे हैं जो कि सुकुना वाली मेगा फाइट को सरवाइव कर गए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर क्या गप्पे मार रहे हैं लोग, लेकिन उससे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, वरना कई लोग रोने लग जाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है एग्जामिनेशन और इस चैप्टर की शुरुआत में हम मेमे को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट कॉर्नर के कैंडी शॉप पे जाती है जहां एक बूढ़ा आदमी या औरत बैठा या बैठी होती है और मेमे उससे पूछती है हाउ मच, या ये औरत या आदमी पूछता है हाउ मच, पता नहीं, कोई तो पूछता है। वो क्या है ना, जब तक ऑफिशियल ट्रांसलेशन आती नहीं कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है। जो ट्रांसलेट करके हमें बताते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कई ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहां आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द लीक्स। ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगी सब क्लियर होगा। खैर यहां से नैरेटिव माकी पे शिफ्ट होती है जो कि यूटा पे भड़क रही है और इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि यूटा फाइनल फाइट को सरवाइव कर गया है। इनफैक्ट वो अपने बॉडी के अंदर है, बस उसके सर पे वो स्टिच मार्क है किंजाकू वाला। मेगुमी कहता है कि यूटा का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है और क्या ये सचमुच इनफाइनाइट वॉइड का असर है। वैसे मेगुमी यहां सबसे माफी भी मांगता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसके अंदर ही सुकुना था, इतना तबाही किया। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ फाइनल फाइट को डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग क्या और कर सकते थे, एंड एक दूसरे से माफी भी मांग रहे हैं फॉर सम रीजन, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ठीक है, वीडियो पूरा देखो। खैर यूजी यहां मेगुमी के बीच में बोलता है और कहता है कि मेगुमी तुम्हें नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सुकुना की शुरुआत कहीं ना कहीं यूजी से ही हुई थी। और इस पे कुसाकाबे कहता है कि वो भी मानता था बाकी एल्डर्स की तरह कि यूजी को खत्म किया जाए, लेकिन गोजो इसके मतलब पक्ष में नहीं था। इनफैक्ट प्रिंसिपल यागा थे ना, वो भी नहीं चाहते थे कि यूजी को मारा जाए। यहाँ कुसाकाबे ये भी कहता है कि तुम बच्चे बड़ों की तरह बिहेव करने लगे हो, तो हम बड़े अब कहां जाए, तो थोड़ा बचपना दिखाओ यार, इतना सीरियस तुम लोग रहते हो आजकल, सही नहीं लगता। अब यूटा यहाँ समझाता है कि रीका की वजह से उसे अपना पुराना बॉडी वापस मिल पाया। कैसे? वेल, रीका लगातार रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी ताकि यूटा का जो पुराना बॉडी था वो मेंटेन्ड रहे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो यूटा कुछ टाइम के लिए गोजो के अंदर चला गया था, तो भैया उस टाइम पे यूटा के शरीर को मेंटेन तो करके रखना होगा ना, क्योंकि यूटा वापस अपने बॉडी में आएगा ना। नाउ दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर किंजाकू कैसे बॉडीज को मेंटेन कर पाता था। इस पे कुसाकाबे कहता है कि शायद किंजाकू मल्टीपल कर्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करता था और उसके साथ वो बैरियर टेक्निक भी यूज करता था, जिससे उसकी कर्स्ड एनर्जी इतनी इफेक्टिव थी। क्योंकि यूटा जब इस्तेमाल किया किंजाकू की कर्स टेक्निक तो हम देख पाए कि वहां बहुत सारी लिमिटेशंस थी। अब यहां माकी एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव देती है कि शायद माकी को किंजाकू पे हमला करना चाहिए था छुपके, और हिगुरुमा को इनुमाकी का वो वॉइस रिकॉर्डर देना चाहिए था जिससे वो सुकुना को स्टे या होल्ड कर देता, एंड देन हिगुरुमा अपने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकुना को मार गिराता। बाय द वे यहां में बताया जाता है कि एक वक्त में सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डर का ही इस्तेमाल हो सकता है। अब इस पे टोडो कहता है कि बूगी वूगी माकी पे काम नहीं करता, और इससे हम रीडर्स को यह जरूर पता लग रहा है कि किंजाकू के पीछे अचानक से जो यूटा प्रकट हुआ था ना, इसमें टोडो का हाथ था। जी हां, बूगी वूगी करके टोडो उसको वहां पहुंचाया होगा। मतलब किंजाकू को मारने में टोडो का सपोर्ट था, और टोडो यही क्लियर करता है कि वो माकी को इस तरह से वहां नहीं पहुंचा पाता। और तो और जब किंजाकू मरा था तो उसके अंदर से ढेर सारी कर्स स्पिरिट्स एक साथ बाहर निकली थी, और उनको हैंडल करने के लिए रीका का होना जरूरी था। यानी कि यूटा और रीका ही थे परफेक्ट फॉर द जॉब। माकी भले बहुत पावरफुल है, लेकिन एक साथ 100 स्पिरिट्स अटैक कर दे तो भैया वो भी ओवरवेल्म तो हो ही जाएगी ना। इन शॉर्ट किंजाकू को मारने वाला प्लान एकदम परफेक्ट था। तो माकी दीदी आप प्लीज बीच में अपना मत जोड़ो कुछ भी। अब इस पॉइंट पे पांडा भी अपनी बात जोड़ना शुरू करता है कि अगर सुकुना अपने प्रॉपर कंडीशन में होता तो टोगे का कर्स स्पीच सुकुना पे असर नहीं करता बल्कि रिबाउंड कर जाता, वो भी ऐसा रिबाउंड कि टोगे मारा ही जाता उससे। अब इस पॉइंट में मित्रों हम देखते हैं हिगुरुमा को, यानी ये जिंदा है। हिगुरुमा कहता है कि सुकुना बस उसके साथ खेल रहा था, और अगर यूटा वहां होता तो उसे तुरंत मार दिया होता। हिगुरुमा ये भी ऐड करता है कि कर्स्ड स्पीच को काउंटर करना आसान है, और वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल यूटा के डोमेन के अंदर करना, ये भी प्लान जो था वो हिगुरुमा ही बनाया था। क्योंकि अगर आपको याद हो कि हिगुरुमा के डोमेन के अंदर किसी तरह का एक्ट अलाउड नहीं होता है, तो वहां कर्स स्पीच कैसे यूज होता, जिसके बाद एग्जीक्यूशनर शॉट मिलता जिससे वो सुकुना को मार पाता। तो माकी दीदी आप
प्लीज थोड़ा सा थम जाओ यार। द पॉइंट इज कि इनका प्लान सही में अच्छा था, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते थे एंड इन द एंड सुकुना मारा भी गया है। वैसे कुसाकाबे यहाँ बहुत आश्चर्य में था कि ये हिगुरुमा को सिर्फ 2 मंथ हुआ है जुजुत्सु जाने और साले के अंदर इतना दिमाग आ गया। खैर माँ की दीदी अभी भी रुकती नहीं है और कहती है कि मिगुएल और लरू को भी फाइट में पहले ही आना चाहिए था, ये लोग बहुत लेट आए। इस पे यूटा कहता है माँ की दीदी माफ करो, वो लोग आने भी नहीं वाले थे फाइट के अंदर, आ गए वही बहुत बड़ी बात है। अब यूजी यहाँ मेंशन करता है कि जो गॉन्टलेट उसके पास था वो यूटा का कर्स टूल था और यूटा के वजह से ही सुकुना अपना डोमेन दूसरी बार नहीं खोल पाया। हकारी फिर कहता है कि यूटा की वजह से ही वो लोग रीका के अंदर रह पाए, जिसके बाद वो लोग सुकुना पे एकदम से अटैक किए थे जब गोजो मर गया था। इनफैक्ट उराओमे और सुकुना भी साथ साथ थे तो उनको इन लोग अलग किए, यानी कि उराओमे से हकारी लड़ने लग गया था और ये पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में यूटा का बहुत बड़ा हाथ था। अब यहाँ टोटो कहता है कि उसकी भी थोड़ी सी गलती है क्योंकि वो यूजी और चोसो को सुकुना के डोमेन से नहीं बचा पाया। टोटो कहता है कि सुकुना का कर्स्ड एनर्जी डोमेन के सेंटर में इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि टोटो के लिए चोसो या फिर यूजी के कर्स्ड एनर्जी को कैप्चर कर पाना मुश्किल हो गया था। तो ये सब सुन के फाइनली माकी को रियलाइज होता है कि ब्लेम नहीं किया जाए, तो वो कहती है कि नहीं मैं यूटा को ब्लेम नहीं कर रही और मैं करूं भी कैसे, मैं खुद गई थी लड़ाई में 2 ब्लैक फ्लैश खा के आ गई। अब यहाँ मीवा और मोमो भी अपोलोजाइज करती हैं कि वो फाइट में हिस्सा नहीं ले सकी और इस पे मैं ये कहूंगा मित्रों कि अच्छा हुआ आप दोनों फाइट के अंदर नहीं आई, वरना सुकुना आपको 1 शॉट में कर देता। वैसे हकारी यहाँ कहता है कि उसका प्लान था कि वो जल्दी से उराओमे को हरा देगा और फिर सुकुना से लड़ने आएगा, लेकिन भैया उराओमे बहुत स्ट्रांग निकली। जब तक हकारी उसको हराया तब तक सुकुना वाला बैटल भी अनफोल्ड हो चुका था पूरी तरह से। अब इस पॉइंट पे उई उई सामने आता है और वो सीधा कहता है कि भैया इस फाइट का एमवीपी अगर कोई है तो वो मैं हूं, मेरी वजह से तुम लोग फाइट जीते। इस पे किरारा कहता या कहती है कि उई उई साले तुम तो मुझे बैटलफील्ड में छोड़ के आ गए थे, और इस पे उई उई कहता है कि तुम बहुत भारी हो। यहाँ कुसाकाबे कहता है कि मेमे के ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान था और इस पे उई उई फिर कुसाकाबे को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपना पार्ट न्यू शैडो स्टाइल के इशू को हैंडल करके पूरा किया। न्यू शैडो स्टाइल का इशू, ये कौन सा इशू है बताया गया इसी चैप्टर में, मैं आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब ओरिजिनल ट्रांसलेशन आएगा ना तो इस पे एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे। तो मैं कहती है कि उसकी लाइफ की हर चीज पैसे से नहीं बदली जा सकती और जो चीज पैसे से नहीं बदल सकती उस चीज के लिए या फिर उनके लिए अपना लाइफ रिस्क नहीं करना चाहिए। हकारी यहाँ फिर न्यू शैडो स्टाइल के बाइंडिंग वाव के बारे में पूछता है और इसके मुताबिक न्यू शैडो स्टाइल का स्टूडेंट ही सिर्फ सिंपल डोमेन का इस्तेमाल कर सकता है। कुसाकाबे एक्सप्लेन करता है कि सिंपल डोमेन को स्पेसिफिक स्कूल में पास डाउन करने की रिस्ट्रिक्शन ओरिजिनली आशिया सदात्सुने ने लगाई थी ताकि टेक्निक कर्स्ड यूजर्स के पास ना जाए, लेकिन मैं बताती है कि जनरेशंस के साथ न्यू शैडो स्टाइल का पब्लिक यूटिलिटी खत्म हो गया और सिंपल डोमेन एक ट्रेड सीक्रेट बन गया। बेसिकली उन्होंने सिंपल डोमेन पे मोनोपोलाइज कर लिया और अनरीजनेबल बाइंडिंग वाउज लगाया। क्यों? क्योंकि न्यू शैडो स्टाइल एक ऐसी टेक्निक थी जो कि कर्स टेक्निक न रखने वाले जुजुत्सु यूजर्स के लिए काफी काम आती थी, मतलब उनके लिए यूज होती थी। टोडो ने न्यू शैडो स्टाइल सुमुको से सीखा था जो कि मेकामारू मेथड का इस्तेमाल करके न्यू शैडो स्टाइल सीखी थी। मतलब टोडो ये टेक्निक सुमुको से इनडायरेक्टली सीख के इस्तेमाल कर रहा था। अब यहां से हमें न्यू शैडो स्टाइल के बारे में थोड़ा और ज्ञान दिया जाता है जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। कुसाकाबे और मैं एक्सप्लेन करते हैं कि न्यू शैडो स्टाइल के स्टूडेंट्स डिप्लॉयमेंट ऑर्डर को न्यू शैडो स्टाइल स्कूल के हेड से रिफ्यूज नहीं कर सकते एंड देयर आर अदर हैसल्स। ये भी रिमोर्ड है कि न्यू शैडो स्टाइल के हेड न्यू शैडो स्टाइल स्टूडेंट्स की लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं कहती है कि न्यू शैडो स्टाइल इस तरह से बना है ताकि लोग जान ही ना सके कि हेड कौन है, इसीलिए रूमर सच है लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि स्टूडेंट्स की लाइफ स्पैन कैसे एब्जॉर्ब होती है। कुसाकाबे ऐड करता है कि वहां एल्डरली स्टूडेंट्स भी हैं और कहता है कि अगर हेड मर जाता है तो एक सीनियर डिसाइपल सक्सेसर बनेगा, तो जब तक हेड या सक्सेसर खुद ये नहीं बताते कि ये कैसे काम करता है आउटसाइडर्स इसे नहीं समझ सकते। कुसाकाबे फिर कहता है कि न्यू शैडो स्टाइल के बाइंडिंग वाव सिर्फ न्यू शैडो स्टाइल के हेड ही हटा सकते हैं और उसके पास हेड के बारे में कोई इन्फो नहीं है। कुसाकाबे फिर रिवील करता है कि फिलहाल न्यू शैडो स्टाइल स्कूल का हेड वो है और सिंपल डोमेन के बाइंडिंग वाव का अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। इनफैक्ट वो एज वेज चूसने वाला चीज था ना, वो सब का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया है। मैं यहाँ कहती है कि वो चाहती है कि
कि उई उई अगला हेड बने ताकि वो स्टूडेंट से हर महीने फीस ले सके। मतलब अब जुजुत्सु के अंदर भी सब्सक्रिप्शन मॉडल आएगा क्या? वैसे यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अचानक से कुसाकाबे कैसे बन गया हेड, मतलब ठीक है वो भी वहां का स्टूडेंट था लेकिन हेड कैसे हो गया? वेल यहाँ से सीन कट होके चैप्टर के पहले पैनल पे आता है जहां मेमे एक बूढ़े आदमी या औरत से मिल रही थी एंड कोई तो दोनों में से पूछा था हाउ मच। मेमे कहती है कि वो उस बूढ़े एल्डर की जान लेने वाली है। बेसिकली ये बूढ़ा एल्डर उस टाइम तक न्यू शैडो स्टाइल स्कूल का हेड होगा या होगी। एल्डर पूछती है कि मे ने उनके वेयरअबाउट्स का कैसे पता किया और क्यों से जानना है कि वो न्यू शैडो स्टाइल के हेड हैं। मे जवाब देती है कि उसने बस किसी से पूछा है जो जानता था। मे ऐड करती है कि न्यू शैडो स्टाइल 3 ग्रेट सॉर्सरर क्लैंस के बराबर एक पावर बन गया है और ये पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को कंट्रोल करने का इरादा रखता है इंक्लूडिंग जुजुत्सु हेडक्वार्टर। इस पॉइंट पे एल्डर को पता चल जाता है कि मे को उसके बारे में जरूर तेंगन बताया होगा। मे फिर कहती है कि न्यू शैडो स्टाइल स्कूल के हेड का एक विजन जरूर था जो उन्हें देखना था, चाहे उसमें उनके डिसाइपल्स की लाइफ स्पैन ड्रेन करनी पड़ती, बट एक ऐसी बड़ी एम्बिशन जो पैसे से नहीं बदली जा सकती। लेकिन मे ऐड करती है कि कुछ चीजें जो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें पैसे के बिना प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। वो ये भी कहती है कि कुछ सॉर्सरर सर्वाइव कर सकते थे अगर सिंपल डोमेन उन्होंने मोनोपोलाइज नहीं किया होता। नाउ देखा जाए तो जेनिन क्लैन तो साफ हो ही चुका है। देन सुकुना वाले बैटल के अंदर कहीं ना कहीं कामो फैमिली और गोजो फैमिली भी ऑलमोस्ट गई और इन 3 बिग फैमिलीज के अलावा न्यू शैडो स्टाइल का जो लीडर होता है वही बहुत बड़ा है, तो उसको भी खत्म किया जाए तो जो जुजुत्सु वर्ल्ड के अंदर मोनोपोली कहीं भी किसी तरह का बन रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। मैं भी यहाँ एल्डर से कहती है कि ये तो होना ही था, खास करके तब जब तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने का सोचा। इसके बाद कुछ पैनल्स है जहां मे एल्डर पे शायद हमला करके उन्हें मार भी दी है और इसी पॉइंट पे चैप्टर भी खत्म हो जाता है। एडिटर्स नोट था द प्राइस फॉर दैट इज देयर लाइफ। और हाँ देखा जाए तो अब सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं जेजे के मांगा को खत्म होने में। नाउ दिस एक्सप्लेन्स कि कैसे न्यू शैडो स्टाइल भी एक काफी इंपॉर्टेंट सी टेक्निक बन गई थी काइंड ऑफ, जिसे मोनोपोलाइज कर लिया गया था और एल्डर के मरते ही शायद नेक्स्ट इन लाइन कुसाकाबे होगा जो कि हेड बन गया एंड देन वो बाइंडिंग वॉज एंड देन इन मोनोपोलीज को हटाया। अभी तक तो मैं यही गेस कर पा रहा हूं बट लाइक आई सेड ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं थी जिस वजह से मतलब चीजों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन एक बार जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाएगी तो मैं न्यू शैडो स्टाइल पे एक वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगा जहां मैं सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार अगर क्रोनोलॉजी में देखें तो इस चैप्टर में सबसे पहले सुकुना वाली फाइट को डिस्कस करा गया, हमें बताया गया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स बच गए हैं। देन न्यू शैडो स्टाइल का लोड हमें समझाया गया, उसका एल्डर शायद खत्म हुआ। देन न्यू शैडो स्टाइल का जो पूरा मोनोपोली बन गया था उस चीज को भी खत्म किया गया एंड सरप्राइजिंगली ये काम मेमे की है। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि यूटा कैसे बच गया, नोबाड़ा कैसे वापस आई, इन चीजों का कोई डिस्कशन कहीं नहीं हुआ है। लेट्स होप अगले 2 चैप्टर में हमें कुछ इन चीजों के बारे में भी जानने को मिले, या नहीं भी मिले तो इट्स ओके। एनीहाउ जेजे के अब खत्म होने वाला है और इसी के साथ मेरी वीडियो भी ये वाली खत्म होती है। तो हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। 1 मिनट, ये हॉन्टिंग ट्यूब का आउटरो हो गया। नहीं, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।